हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई हो कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को यूपी डीएलएड का थर्ड सेमेस्टर का जो हमारा पंचम प्रश्न पत्र है वो है सोशल साइंस का यानी सामाजिक विज्ञान का। तो उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो आप लोग क्वेश्चन समझिएगा और क्या करिएगा, आंसर देने का प्रयास करिएगा। तो जो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, उस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर का जन्म कब हुआ था। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो अकबर थे तो इनका जन्म कब हुआ था। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था। अब चलिए हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस मुगल बादशाह के काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था। ये क्वेश्चन हमारा 2024 में पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जहांगीर के काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था। किसके काल में हुआ था? जहांगीर के काल में हुआ था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किसने की थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक थी इसकी जो रचना थी वो किसने की थी। तो ये की थी महर्षि दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? महर्षि दयानंद सरस्वती ने किसकी की थी? सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की क्या की थी? रचना की थी। अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कनाडा के उत्तरी भाग में निवास करने वाली प्रजाति कौन सी थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि कनाडा के उत्तरी भाग में निवास करने वाली प्रजाति थी वो कौन सी थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा इनुइट लोग कनाडा के क्या थे? उत्तरी क्षेत्रों में निवास करते थे। कौन लोग करते थे? इनुइट लोग करते थे। ठीक, अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कह रहा है रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? रानीगंज कोयला खान किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा रानीगंज कोयला खान मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के पश्चिम वर्धमान जिले के आसनसोल और दुर्गापुर उपखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? आसनसोल और दुर्गापुर उपखंड में स्थित है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है उस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो ये हुई थी 1966 से 67 में हुई थी। कब हुई थी? 1966 से 67 में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 26 सितंबर 1975 को हुई थी। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है तो क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 26 सितंबर 1975 को हुई थी। कब हुई थी? 26 सितंबर 1975 को हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो भारत है तो इसका उच्चतम न्यायालय कहाँ पर स्थित है। तो भारत का उच्च न्यायालय 1958 में तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित था, जो वर्तमान भवन में स्थानांतरित होने से पहले पुराने संसद भवन में था। जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है, और जो आंसर है वो कह रहा है कि भारत का उच्च न्यायालय 1958 में तिलक मार्ग नई दिल्ली में स्थित था, जो वर्तमान भवन में स्थानांतरित होने से पहले पुराने संसद भवन में था। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्यात से क्या अभिप्राय है, यानी जो निर्यात होता है
वो क्या होता है, तो किसी देश से किसी दूसरे देश को माल या सेवा भेजना, ये हमारा क्या कहलाता है, निर्यात कहलाता है। मान लीजिए आप लोगों ने क्या किया, जो अपने देश का सामान है तो उस देश को दिया, क्योंकि क्या थी वहाँ पे आप लोगों के अपने देश की जो चीज़ें यहाँ पे पाई जाती हैं वो वहाँ पे नहीं पाई जाती, तभी तो निर्यात हुआ, मतलब यहाँ की चीज़ वहाँ पहुँचाई गई और वहाँ की चीज़ क्या हुई, यहाँ पे आई। तो यही होता है हमारा निर्यात। तो वही कहा गया कि निर्यात से क्या अभिप्राय है, तो किसी देश से किसी दूसरे देश को माल या सेवा भेजना, ये हमारा क्या कहलाता है, यही हमारा निर्यात कहलाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजस्व से आप क्या समझते हैं, तो राजस्व का आशय किसी कंपनी को माल या सेवाओं की बिक्री से मिलने वाली कुल आय। राजस्व क्या होता है, किसी कंपनी को माल या सेवाओं की बिक्री से मिलने वाली जो आय होती है वही हमारी क्या कहलाती है, वही राजस्व कहलाती है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाबार्ड से क्या अभिप्राय है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि नाबार्ड से क्या अभिप्राय है। तो सबसे पहले जानते हैं नाबार्ड का फुल फॉर्म, ये होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को कृषि बढ़ावा देना था, ठीक, यानी जो ग्रामीण क्षेत्र थे तो वो लोग क्या कर सके, अपने कृषि को अच्छे तरीके से कर सके, यही इसका उद्देश्य था, किसका, नाबार्ड का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसद के 3 अंग कौन कौन से हैं। तो जो संसद है उसके 3 अंग कौन कौन से हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अकबर ने किस धर्म की स्थापना की थी। तो अकबर ने की थी दीन ए इलाही की स्थापना, किसकी की थी, दीन ए इलाही की स्थापना की थी। ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन से प्राप्त होने वाले 2 अप्रत्यक्ष लाभ लिखिए। तो यानी वन से क्या क्या लाभ होते हैं, तो पहला कह रहा है वन वायुमंडल में CO2 की सांद्रता को नहीं बढ़ने देते हैं। CO2 मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी मात्रा को क्या करते हैं, नहीं बढ़ने देते हैं, ठीक। अगला कह रहा है वन बादलों को अपनी ओर आकृष्ट करके जल वृष्टि कराने में भी क्या होते हैं, सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जनहित याचिका क्या है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो जनहित याचिका है वो क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आंसर कह रहा है जनहित याचिका भारतीय कानून में सार्वजनिक हित की रक्षा के लिए मुकदमे का क्या है, प्रावधान है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संसार के सबसे छोटे महाद्वीप का नाम बताइए। तो जो संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया, क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टैंगा प्रदेश में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो टैंगा प्रदेश में कोड़धारी वन पाए जाते हैं। कैसे वन पाए जाते हैं, कोड़धारी वन पाए जाते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कर की 2 विशेषताएं बताइए। तो कर की 2 विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पहला कह रहा है कर किसी विशेष सेवा के लिए जाने वाला क्या है, शुल्क है। दूसरा कह रहा है करों से प्राप्त आय जनता के हित में क्या होती है, खर्च की जाती है, ठीक। ये भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ई बैंकिंग का क्या अर्थ है। तो ई बैंकिंग से अभिप्राय ऐसे बैंकिंग व्यवसाय से है जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से कार्य करता है। ई बैंक का मतलब क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक पद्धति के माध्यम से क्या करता है, कार्य करता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1968 में। कब हुई थी, 1968 में हुई थी। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सहारा मरुस्थल किस प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो सहारा मरुस्थल है वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका के उत्तरी भाग के अटलांटिक महासागर से लाल सागर तक 5,600 किलोमीटर की लंबाई तक, सूडान के उत्तर तथा एटलस पर्वत के दक्षिण तक 1,300 किलोमीटर की ऊंचाई में क्या है, फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वन संरक्षण क्या है। जो वन संरक्षण होता है वो क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। तो वन संरक्षण वानिकी की एक शाखा है जो जंगल के संरक्षण या सुधार से क्या है, संबंधित है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सूरा और सुंदरियों का देश कौन है। तो सूरा और सुंदरियों का देश कौन है, तो ये है हमारा फ्रांस। जो फ्रांस होता है इसी को क्या बोलते हैं, सूरा और सुंदरियों का देश बोला जाता
होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहा कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो लोहा होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो लोहा हमारे कई प्रकार के होते हैं, इसमें दिए गए हैं टोटल 5 प्रकार के। कौन कौन से, कच्चा लोहा, ढलुआ लोहा, इस्पात और गढ़ा लोहा, और क्या कौन सा है, और है गांठदार और कच्चा लोहा। ठीक, अब चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ स्थित है। तो ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में मतदाता कौन होते हैं। तो संसद के दोनों सदनों को निर्वाचित सदस्य और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य कौन कौन शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक, अब चलिए अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जनपदों की संख्या बताइए। तो ये है 75। कितनी है, 75 है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायालय के प्रकार बताइए। तो जनपद स्तरीय न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय, अगला है उच्चतम न्यायालय। ये सब क्या है, ये न्यायालय के प्रकार होते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के विषय में आप क्या जानते हैं। तो उपराष्ट्रपति जो होते हैं इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। संविधान के अनुच्छेद 6 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जो संविधान था तो उसमें जो अनुच्छेद 6 था उसमें कहा गया था कि भारत का एक क्या होगा, उपराष्ट्रपति होगा। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जेबी वीटो शक्ति के बारे में आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो जेबी वीटो शक्ति है इसके बारे में आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने अथवा न देने के निर्णय लेने का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का क्या कर सकता है, प्रयोग कर सकता है। अनुच्छेद 111 केवल ये कहता है कि यदि राष्ट्रपति विधेयक लौटाना चाहता है तो विधेयक को उसे प्रस्तुत किए जाने के बाद क्या करना चाहिए, शीघ्र लौटा देगा। जैसे उदाहरण क्या कहा गया, उदाहरण कहा गया है कि जेबी वीटो शक्ति का प्रयोग उदाहरण 1986 ईस्वी में संसद में पारित भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था। ठीक, अब चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय के कोई 4 कार्य बताइए। जो उच्चतम न्यायालय होता है तो उसके 4 कार्यों के बारे में आपसे पूछा गया है, 2 भी लिख के आ सकता है। तो क्या कहा गया, इनके कार्य बताइए। पहला कह रहा है मूल अधिकारियों को संरक्षण प्रदान करना, दूसरा कह रहा है संविधान को संरक्षण प्रदान करना, तीसरा कह रहा है उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, मतलब जो अगला पॉइंट है वो कह रहा है उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध संवैधानिक मामले, ठीक, संवैधानिक मामले। अगला कह रहा है दीवानी मामले आदि की अपील सुनाई जा सकती है। जो हमारे उच्चतम न्यायालय थे ये क्या थे, उनके कार्य थे। कौन कौन से थे, पहला कह रहा है मूल अधिकारियों को संरक्षण प्रदान करना, दूसरा कह रहा है संविधान को संरक्षण प्रदान करना, तीसरा कह रहा है उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है। फिर जो अगला वो कह रहा है उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध संवैधानिक मामले, दीवानी मामले आदि की अपील सुनी जा सकती है। ये क्या थे, ये थे उच्चतम न्यायालय के कार्य। तो आई होप आप लोगों को याद है कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आपने इनको समझा भी होगा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक शेयर करिएगा जिससे क्या उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और आप लोग कमेंट करिए, बताया करिए कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी है। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल से नए हुए हो तो उससे भी हो जाइए। उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, तो वहाँ पर भी आप लोगों को टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन, कुछ PDF सब कुछ मिलता है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। ओके, थैंक यू।